हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लेक्चर है वो मेन लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले अपकमिंग लेक्चर भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं ना। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू कोन और डिस्क, यानी कि कोन और डिस्क दोनों एक ही बात थी कि जब हमने डिस्क को वर्टिकली प्लेस किया था, पहले हॉरिजॉन्टली थी, वर्टिकली प्लेस किया तो वो हमारा कोन बन रहा था, है ना। तो उनमें से जो फ्लक्स हमारा फाइंड आउट हुआ था वो कितना आया था। हमारा फ्लक्स आया था Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। वो कोस थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे थे तो क्या आ रही थी, x अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट की, तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज हम बात करने वाले हैं गोज लॉ, है ना। हमारे लेक्चर जितने भी पढ़े हैं ना उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं बोलूंगी एक तरीके से कि पेपर में आता ही आता है हमारा क्या, गोज लॉ। अब गोज लॉ आने के लिए आपको क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कंसेप्ट जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है ना। तो ये सारी चीजों की जब आपको नॉलेज होगी तभी आज का लेक्चर आप लोग देखना, मैं यही प्रेफर करूंगी। क्यों, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ चुके उनसे लिंक्ड है। कैसे, देखो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था, जब हमने हेडिंग क्या हमारी आज की, गोज लॉ, है ना। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट कर रहे थे हम, फाई से, है ना। यहाँ पे ई क्यों लिखती हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा अभी अपकमिंग जो हम यूनिट पढ़ेंगे उनमें, तो वहाँ पे हम बी से डिनोट करेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, अगर मैं छोटे से डी फाई की बात करूँ तो हमारी क्या आ रही थी, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। यानी कि ई ए ई डी ए कोस थीटा। ऐसा क्यों, मैंने कोस थीटा क्यों लिखा, मान लो हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस मान लिया, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो मुझे बताओ कि ये मैंने स्फीयर माना है, स्फीयर यानी कि 3D सरफेस। अब जब मैंने एरिया वेक्टर और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बड़े आराम से बताया था क्या, कि जो हमारा 3D सरफेस होता है वहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, आउटवर्ड होती है ना। 2D सरफेस जो होता है ना, 2D सरफेस उसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। 2D सरफेस वो कैसा सरफेस होता है हमारा, ओपन सरफेस। जैसे मान लो हमने रेक्टेंगल बना दिया तो एरिया वेक्टर हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे, है ना, ऐसे बनता है, या ऐसे भी हो सकता है ना, टुवर्ड्स दिस, यानी जरूरी नहीं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, वैसे इनवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ भी बन सकते हैं। कब, जब हमारे 2D सरफेस हो। लेकिन जब हमारे 3D सरफेस होते हैं तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो कैसे बनता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि और परपेंडिकुलरली, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बनता है, थीटा। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच हमारा एंगल कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम थीटा लिखते हैं किन किन के बीच बनता है, ई और एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनेगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो मुझे बताओ, ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा इसका, ई साइन थीटा, है ना। तो जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट हम यूज में लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारा EDA cos थीटा आया। ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग देख सकते हो लेक्चर में, है ना। तो EDA cos थीटा। अब जब यहाँ से मैं नेट फ्लक्स की बात कर रही थी तो नेट फ्लक्स हमारा क्या आएगा, हमने क्या किया कि ये जो डी फाई है, डी फाई ई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। ये हमारा हर केस में वैलिड है। क्यों, क्योंकि ये कब वैलिड था, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, सिमेट्रिक हो, है ना। सिमेट्रिक यानी कि यूनिफॉर्म हो,
क्या हो हमारा यूनिफॉर्म हो, कि सभी प्लेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या हो, इक्वल हो, तभी तो ई डॉट डी ई डी कोस थीटा। लेकिन अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना, तो उस पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे। देखो प्रीवियस 2-3 लेक्चर है सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड थे, है ना, तो उसमें अगर आपने देखी होगी तो आराम से समझ में आ गया होगा कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे मान लो हम क्यूब वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, ऐसे ही क्यूब वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना, ये क्वेश्चन हमने किए थे सारे, कि क्यूब रखा हो तो इस क्यूब पे बनने वाला नेट फ्लक्स निकालो। तो हम कैसे निकाल रहे थे, इस सरफेस के आउटवर्ड हमारा एरिया वेक्टर ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे, तो टोटल 6 सरफेस थे, एक ये आगे वाला एक पीछे वाला, तो टोटल 6 सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। ये यहाँ पे x इक्वल टू a डिस्टेंस दूर, यानी सेंटर जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a थी, तो हम नेट फाइंड आउट कर रहे थे। ऐसे ही जब ये हमारा क्यूब बिल्कुल इसके ओरिजिन पे रखा हो तब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा था। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे, लेकिन उसमें क्या था कि वहां पे चार्ज नहीं होता था। मेन कंसेप्ट क्या है, आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आज का लेक्चर या फिर कल जो हमारा न्यूमेरिकल लेक्चर होगा गोज लॉ पे, उसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इन पे बेस। लेकिन इसमें और उनमें फर्क क्या होगा जो हम करेंगे, ये क्वेश्चन जो थे ना जितने भी मैंने कराए हैं आपको, किस पे बेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस, इनमें अंदर चार्ज नहीं होता था। 2 कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो ये 3D सरफेस होने चाहिए थे, दूसरा इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता था, तो उस केस में हम डायरेक्ट निकाल देते थे। आज हम क्या करेंगे, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला हमेशा क्यों वैलिड है, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जरूरी नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम हो, है ना, अनसिमेट्रिकल बॉडी हो हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू में हम ऐसे करेंगे ई ए कोस थीटा, है ना, ई डी ए कोस थीटा, डी ए और वेक्टर हटाया तो कोस थीटा कंपोनेंट आ गया ये वाला। ये कब पढ़ते थे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कंसेप्ट में। तो जो हमारा गोज लॉ है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही लिंक रखता है, यानी ये हमारा जो मैथमेटिकल टर्म्स है ना, इनका शॉर्टकट थ्योरेटिकल पार्ट में वो क्या है, हमारा गोज लॉ बताता है। कैसे, क्योंकि गोज लॉ की देखो एक नेसेसरी कंडीशन क्या है गोज लॉ के लिए, देखो इसके लिमिटेशंस वगैरह भी बताऊंगी मैं आपको, सारी चीजें कराऊंगी, लेकिन अभी समझ लो गोज लॉ के लिए गॉसियन सरफेस का होना जरूरी है एक तो, है ना। गॉसियन सरफेस मतलब कि हमारी जो सरफेस है वो 3D क्लोज सरफेस होनी चाहिए। कैसी हो, 3D क्लोज सरफेस हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो हमारा, सिमेट्रिकल हो, यानी कि गॉसियन सरफेस के लिए हमारा 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है किसके लिए, गोज लॉ के लिए। अब हम पढ़ते हैं गोज लॉ एक्चुअल में बोलता क्या है ना, क्या स्टेटमेंट है इसकी, किसकी, गोज लॉ की। देखो गोज लॉ क्या बताता है हमारा, कि इट स्टेट्स दैट, it states that net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon times, क्या 1 by epsilon times of net charge enclosed by that surface। क्या कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो इस चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा चार्ज हो वो इनसाइड रखा हो, जो हमारी ऑब्जेक्ट है यानी 3D जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज रखा हो, ना कि बाहर। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं कि गोज ने सीधा बोल दिया, जो
गोज जो हमारे साइंटिस्ट रहे थे उन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया था कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जितने भी कैलकुलेशन हम कर रहे थे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कंडीशन क्या है कि 3D क्लोज सरफेस हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी हो, सिमेट्रिकल हो। तो गोज लॉ क्या बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी कि ये जो हमारा सरफेस है ना ये कैसा हो, हमारा क्लोज सरफेस हो, is 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन हम ऐसे करते हैं ना, तो ये सिंबल में अब से जब भी बनाओ ना तो इसको मतलब समझ जाना कि क्लोज सरफेस के लिए बना रही हूं, है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की, जितना चार्ज हमारा जो बॉडी है उसके अंदर होगा वो उसके इक्वल आ जाएगा। देखो अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे ना, प्रूफ पढ़ेंगे फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो, अभी के लिए इसका इतना वो रखो कि जो हमारा गोज लॉ क्या बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किस क्यू की वजह से बनने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे, सरफेस पे, वो किसके इक्वल आएगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना नोट करो फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं, है ना। देखो अगर इतना समझ आ गया, इतना नोट कर लिया तो हम प्रूफ करें कि जो हमारा फ्लक्स है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आया है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। क्यों, क्योंकि इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई हो तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। बेसिकली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम फाइंड आउट कर रहे थे अभी उसमें और गोज लॉ में क्या अंतर है ना, कि वो मैथमेटिकल टर्म्स में बात करता है और ये किस में बात करता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हमारा चार्ज हो वो इनसाइड द बॉडी रखा हो, इनसाइड द 3D क्लोज सरफेस रखा हो। इतनी बात समझ में आ गई तो देखो गोज लॉ का प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ, है ना। देखो प्रूफ क्या बोलता है हमें कि मान लो हमारे पास एक 3D क्लोज सरफेस है। 3D क्लोज सरफेस मतलब हमने एक स्फीयर मान लिया, क्या एज्यूम किया हमने, स्फीयर, है ना। देखो मुझसे ऐसी फिगर बनती है, आप ठीक से बना लेना, है ना। तो ये क्या है, हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर यानी कि 3D क्लोज सरफेस, 3D क्लोज सरफेस, 3D क्लोज सरफेस मतलब क्या है, हमारा एक स्फीयर है ना, स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में ये डिफरेंस होता है ना, ये 3D क्लोज सरफेस है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्यू इनसाइड, यहाँ पे मेरा एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे बनने वाला फ्लक्स किसके इक्वल होगा। अब अकॉर्डिंग टू गोज लॉ वो किसके इक्वल होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो, है ना, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इसके इक्वल हो अकॉर्डिंग टू गोस लॉ। तो इसी चीज को हम अभी प्रूव करने वाले हैं, कैसे हुआ। तो देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे बनने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया, क्या, डी ए, क्या कट कर लिया हमने, डी ए वेक्टर। अब मुझे बताओ डी ए वेक्टर मैंने बाहर की साइड ही क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि 3D क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है ना, तो इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली, वो कैसा हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हो, है ना। यहाँ पे बनाऊंगी मैं, मान लो यहाँ पे छोटा एलिमेंट कट के 90 डिग्री पे ऐसे डी ए वेक्टर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग कट कर लोगे, यानी अब जो ये प्लस क्यू है इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे, है ना, बाहर की तरफ जाता हो, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेम ऐसा यहाँ पे होगा, अगर मैंने यहाँ पे डी ए छोटा सा एरिया एलिमेंट कट किया 90 डिग्री पे, तो सेम इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी। तो आप कहीं पे भी देख लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है हमारा, इनके बीच बनने वाला एंगल हमारा कितना है, 0 डिग्री। यानी कि अगर मैं छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो क्या,
कि ई डी ए cos 0 डिग्री, है ना। ऐसे ही मैं इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, तो ये मान लो फर्स्ट की वजह से, है ना, ये मैंने फर्स्ट मान लिया है ना, फर्स्ट केस, ये मैंने सेकंड केस मान लिया, थर्ड मान लिया, है ना। तो फर्स्ट केस की वजह से इतना ही बनेगा। अगर मैं E2 निकालू सेकंड केस की वजह से, तो भी ई डी ए cos 0 डिग्री। देखो ये ई मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि स्फीयर है और सेंटर पे क्यों रखा है, तो सभी तरफ कैसे निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी तरफ हमारा सिमेट्रिक बनेगी, है ना, इसीलिए यहाँ पे ई लिखा है मैंने। तो अब किन्हीं की वजह से निकालो, जो हमारा थीटा है वो 0 डिग्री होगा हर केस में। यानी कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी बात करूं, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी, कि ये जो हम डी फाई ई, है ना, डी फाई ई, कि ये जो हम छोटे छोटे फ्लक्स निकाल रहे हैं, इन सब को हम इंटीग्रेट कर दे, तो ये जो हमारा नेट फ्लक्स है इस गॉसियन सरफेस पे बनने वाला, है ना, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम फाइंड नेट की बात करें तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, यानी क्लोज इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं, ई डी ए का करेंगे। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी बच क्या गया हमारे पास केवल ई डी ए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली, रेडियस मान ली, है ना, कैपिटल आर। तो इस आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो, एरिया वेक्टर जहाँ से पास हो रहा हो, ये क्यू चार्ज जहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हो, फाइंड आउट कहाँ कर रहे हैं हम, गॉसियन सरफेस पे, यानी इस स्फीयर की सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। इस क्यू की वजह से बनने वाला चार्ज, क्यू की वजह से बनने वाला फील्ड, है ना, वो हम इस सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी कि सरफेस तक की और इस क्यू तक की डिस्टेंस सभी जगह आर आर होएगी, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। बात करें डी ए की, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि फाइनाइट हमारा ऐसे नहीं आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेशन वो भी कैसा, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम, और अंदर क्या बचेगा, केवल डी बचेगा। अब मुझे बताओ कि क्लोज इंटीग्रेशन यानी छोटे छोटे डी, ये छोटा सा डी, ये छोटा सा डी, ये सारे डी मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल ए के, यानी कि हमारा जो नेट एरिया वेक्टर है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस डीए का क्लोज इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनाइट हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा नेट जो एरिया वेक्टर है ए उसके इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू, अब देखो जो हमारा स्फीयर है इसका एरिया कितना होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यही होता है, क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो जस्ट कुछ नहीं करना, जो क्लोज इंटीग्रेशन डी है, छोटे छोटे डी हमारे नेट ए के इक्वल आ रहे थे, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि हमारा जो नेट फ्लक्स निकल के आया वो क्या निकल के आया, क्यू इनसाइड। ध्यान दीजिएगा ये जो क्यू है कहाँ पे रखा हुआ है, 3D सरफेस के अंदर रखा हुआ है, यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आना चाहिए। तो देखो इसका छोटा सा प्रूफ था। इतना अगर आपको समझ आ गया हो तो आपको एक चीज और समझ आ जाएगी, क्या, कि जो हमारा नेट फ्लक्स बनने वाला है इनसाइड अ क्लोज 3D सरफेस, वो साइज और शेप के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब साइज और शेप पे वो डिपेंड नहीं करता है। कैसे, देखो अभी नोट करो, अभी जस्ट बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हो गया। देखो जो हमारा नेट फ्लक्स बनने वाला है अब, वो हमारा साइज और शेप के इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, देखो अभी बताती हूँ मैं। कितना आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि जितनी सिंपल लैंग्वेज यूज हो सकती थी उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया मैंने, है ना। इससे इजी नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता कहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा इससे इजी लैंग्वेज में। देखो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा गोजला है,
जो हमारा गोजला है वो क्या, दो बातें हैं इसमें, क्या कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा है ना 3D क्लोज सरफेस की वजह से, ये बात ध्यान रखना कि हमारा सरफेस कैसा हो, गॉसियन सरफेस हो। गॉसियन सरफेस मतलब 3D क्लोज सरफेस हो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सिमेट्रिकल हो, हर जगह है ना, यूनिफॉर्म हो। तो ये बात है कि गोजला है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है और इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। कैसे पता चला, देखो अगर मान लो मैंने इस बार जो मैं स्फीयर ले रही थी है ना, पहले मैंने r रेडियस का लिया था, मान लो मेरी रेडियस कितनी हो गई 2r हो गई, यहाँ पे q रखा हुआ है ना। अब इसकी वजह से इसके सरफेस पे बनने वाला फील्ड वही सेम dA वेक्टर है ना, ये इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे छोटे छोटे बहुत एरिया एलिमेंट कट कर लो, छोटे छोटे उनको इंटीग्रेट कर दो। सेम अगर मैं वही मेथड अप्लाई करूं कि जो हमारा जो नेट फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा किसके इक्वल आ रहा था, हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री है ना सभी केस में, और cos 0 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 1, तो फाई नेट हमारा किसके इक्वल आ रहा था, देखो ई कांस्टेंट था बाहर ले लिया था है ना, ई कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर डी का इंटीग्रेशन है ना। अब ई की वैल्यू क्या होती है हमारी k3/r², यानी कि फाई नेट हमारा 1/4πε0 है ना। एयर और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो k की वैल्यू एयर और फ्री स्पेस में 1/4πε0, k क्या होता है हमारा, देखो e का फॉर्मूला क्या होता है हमारा k3/r², ये k क्या होता है हमारा, क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। क्या है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं, ये के हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। अभी हमने एयर फ्री स्पेस का लिया हुआ है मीडियम, तो हमारा के 1/4πε0 के इक्वल q अपॉन में r² होता है, और r कितना है इस बार हमारा 2r, यानी 2r का स्क्वायर इनटू में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA, यानी छोटे छोटे हमारे dA किसके इक्वल हो जाएंगे, नेट एरिया के इक्वल, नेट a के इक्वल है ना, और a हमारा स्क्वायर का कितना होता है 4πr², यानी कि 4πr², यानी कि 2r का स्क्वायर है ना। फिर से 4π से 4π कैंसिल, 2r² से 2r कैंसिल, नेट फ्लक्स हमारा कितना निकल के आया यहाँ से भी q अपॉन में ε0, ये वही q इनसाइड है हमारा, यानी कि हमारा साइज कुछ भी हो 3D क्लोज सरफेस का इट डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि गॉस लॉ ये बात कहता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है, कि मान लो मेरे पास शेप ऐसी हो 3D क्लोज शेप हो, लेकिन है ना, तो इसमें अगर Q निकालना हो, इस Q की वजह से बनने वाला जो नेट फ्लक्स है वो भी किसके इक्वल आएगा, हमारा Q0/ε0 के इक्वल आएगा। अगर मैं Q की बात करूं, किसकी बात करूं, एक क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की वजह अंदर मैं चार्ज रख दूं Q, तो अब इसकी Q की वजह से बनने वाला फ्लक्स भी हमारा क्या आएगा Q इनसाइड अपॉन में ε0, यानी कि हमारा जो गोजला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है। क्यों, क्योंकि देखो एक बात जाहिर सी बात है कि मान लो मैंने इसकी 2r रेडियस ली, अभी अगर मैं इसकी 4r रेडियस कर दूं, कितनी रेडियस कर दूं, इस बार मैंने इसकी 4r कर दी, मतलब जो हमारा पहले r रेडियस का था उसका 4 गुना कर दिया मैंने है ना, 4r कर दिया, इस 2r का डबल कर दिया, तो क्या अब भी हमारी Q/ε0 रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्यों, क्योंकि इस Q की वजह से जो फ्लक्स जा रहा है, कि ये Q है हमारा, इसकी वजह से जो फ्लक्स जाएगा हमारा है ना चारों तरफ, यानी ऐसे Q था, फ्लक्स चारों तरफ जब जाएगा ऐसे अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या वही जो Q इस 2r पे Q0/ε0 था वही तो फ्लक्स आगे जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे Q/ε0 था वही Q/ε0 अगले वाले पे होएगा, वही Q/ε0 अगले वाले पे होएगा है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से दिख रहा है हमें साफ साफ क्या कि यहाँ पे ना तो डिस्टेंस पे कोई r फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे Q इनसाइड बाय नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि साइज और शेप दोनों के क्या है इंडिपेंडेंट है गॉस लॉ। इतनी बात आपको समझ आ गई हो तो हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे है ना, इसको नोट कर लीजिए तब तक। देखो अगर इतनी बातें समझ आ गई हो तो नेक्स्ट करें। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम दो चार जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इन चीजों के अलावा गॉस लॉ से रिलेटेड हमारी, उनकी बात करने वाले हैं ना। तो एक
एक बात तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई कि जब भी हमारा 3D क्लोज सरफेस हो, है ना, तो उसमें जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आता है, हमारा क्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट की, है ना, सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नोट की, है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट की। यानी कि अगर मैं इम्पोर्टेंट बातें करूं, है ना, इम्पोर्टेंट टर्म्स रहने दो या फिर ऐसे लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि गोज लॉ, है ना, गोज लॉ हमारा क्या बोलता है कि फाई ई इज इक्वल टू में कि जो नेट फ्लक्स हमारा वो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर हो। कब वैलिड है, गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड है, गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड है। यानी कि जो हमारा सरफेस है वो कैसा हो, गॉसियन हो, यानी कि 3D क्लोज सरफेस हो, सिमेट्रिकल हो। ये कब हो, गोज लॉ गॉसियन सरफेस के लिए, है ना। दूसरी बात कि जब अगर अभी तो हम क्यू इनसाइड की बात कर रहे थे कि चार्ज हमारा जो 3D क्लोज सरफेस है उसके अंदर रखा हो, अगर हमारा चार्ज 3D क्लोज सरफेस के बाहर रखा है तो उस केस में क्या होगा, मान लो हमारा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये हमारा 3D क्लोज सरफेस है, एज्यूम कर लो क्या जा रहा है ना, एज्यूम करने में 3D क्लोज सरफेस है। तो अब मुझे बताओ, देखो ये अब चार्ज हमारा बाहर रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू इनसाइड तो है नहीं, यानी कि जो हमारा नेट फ्लक्स है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यू इनसाइड तो है ही नहीं, चार्ज तो अंदर कुछ रखा ही नहीं हुआ। तो क्या ये बात ट्रू है या नहीं कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो आएगा, तो वो अभी हम चेक करेंगे। देखो इस प्लस क्यू की वजह से बनने वाला फील्ड इस ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि आउट जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उससे दूर जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी, दूर जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी यहाँ से। और अगर मैं ये वाला छोटा सा एरिया की बात करूँ डी ए वेक्टर की, है ना, डी ए वेक्टर, ये क्या है हमारा छोटा सा डी ए वेक्टर है, डी ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन की बात करूँ, इस डी ए वेक्टर की छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे कट किया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डी ए वेक्टर है हमारा 3D क्लोज सरफेस के कैसे होता है, आउटवर्ड होता है, यानी कि ऐसे होएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन गया, इस बार हमारा 180 डिग्री बन गया। इतनी बात समझ में आई कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि डी ए वेक्टर जो हमारा एरिया एलिमेंट होता है 3D क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये सरफेस है तो इसके इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, इससे बाहर की तरफ जाता हुआ ये एरिया एलिमेंट हो गया, है ना। अगर इस वाले सरफेस के लिए बात करूं तो सेम प्लस क्यू ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, है ना। एरिया एलिमेंट की बात करूं यहाँ पे तो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, बाहर की तरफ ही होगा, यानी इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया एलिमेंट होगा डी ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है इस प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया एलिमेंट भी हमारा परपेंडिकुलर बनता है लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं सॉरी, तो वो किसके इक्वल आएगा, देखो ये वाला और ये वाला, ऐसे नहीं कि ये दोनों ही होंगे। ये मैंने क्यों लिया है कि अभी मैं आपको समझाऊंगी ना वो चीज आप समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ से अगर मैं डी फाई ई की वैल्यू निकालना चाहूँ इस वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस और ये सेकंड वाला केस, तो क्या आएगा, ई डी ए कोस 180 डिग्री, है ना। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी डी फाई ई किसके इक्वल आया, माइनस ई डी ए के इक्वल आया। जबकि इस वाले सेकंड केस के लिए मैं बात करूं तो डी फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, ई डी ए, क्या इस बार भी कोस 180 डिग्री आएगा, नहीं, कोस 0 डिग्री, है ना। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि डी फाई ई हमारा किसके इक्वल आया, यहाँ से ई डी ए के इक्वल आया, है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो आप देख सकते हो ये माइनस ई डी ए है, ये कितना है, प्लस ई डी ए, यानी कि नेट जो हमारा फ्लक्स निकल के आएगा यहाँ पे वो कितना आ रहा है, 0। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे एरिया एलिमेंट कट किया, ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो यहाँ से एरिया हमारा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है ना, और अंदर की तरफ ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो सेम आप कोई भी पेयर उठा के देख लो क्योंकि उसके अपोजिट में एक उसका एलिमेंट हो मिलेगा आपको, है ना। तो जब भी आप देखोगे यहाँ से तो आपको फ्लक्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस 3D क्लोज सरफेस में वो कितना नजर आएगा, 0।
तो ये चीज भी हमारी प्रूव हो गई। तो दो बात की बात कर रहे हमने। थर्ड बात हम क्या करेंगे कि मान लो इस बार हमारा जो चार्ज रखा हुआ है ना, वो डाइपोल है। क्या है हमारा? डाइपोल। क्या है हमारा? वो डाइपोल। और डाइपोल है तो डाइपोल का मतलब कि माइनस क्यू चार्ज भी है और हमारा प्लस क्यू चार्ज भी है। यही होता है हमारा डाइपोल कि माइनस क्यू प्लस क्यू, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वेटोरियल, एक्सियल, सब बातें हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। A to Z जितनी भी बातें हम सारी कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देख लो, है ना। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, तो अगर अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे लगाऊं तो क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब मुझे बताओ क्यू इनसाइड कितना होगा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यानी कि जीरो। यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डाइपोल के केस में वो भी कितना होगा? जीरो। आउटसाइड रखा हो चार्ज हमारा 3D क्लोज सरफेस पे, तो उस केस में भी नेट फ्लक्स हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे जीरो। यहाँ पे भी नेट फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो। लास्ट फोर्थ बात क्या करूंगी मैं कि अगर हमारा 3D क्लोज सरफेस है और उसमें इस बार हमारे दो चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2, है ना, और एक हमारा बाहर Q3 रखा हुआ है, तो अब बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हो कि नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आएगा? Q1 प्लस Q2। क्या प्लस Q3 भी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो Q इनसाइड की बात करते हैं हम। Q इनसाइड में Q1 और Q2 रखा हुआ है, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे किसकी वैल्यू आई है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई है। लेकिन देखो क्या है हमारी वैल्यू यहाँ से, नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो किसके इक्वल आया है? Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके इक्वल आया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा Q1 प्लस में Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब है? ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कब वैलिड है? इनसाइड क्लोज सरफेस। जब हमारा चार्ज वो कहाँ पे रखा हो? इनसाइड क्लोज सरफेस पे रखा हो। यानी कि ये ही हमारा किसके इक्वल आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर, या ऐसे लिख दो सिंपल, ई डी ए या ई वेक्टर डॉट डी ए, है ना, एक ही बात है। ई डी ए कोस थीटा लिखो या फिर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिखो, एक ही बात है ना, डॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये किसकी वजह से? ड्यू टू ऑल चार्जेस की वजह से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो तो सभी चार्जेस की वजह से, इस Q3 की वजह से भी इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो Q3 पे भी डिपेंड करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस गॉसियन सरफेस पे वो Q इनसाइड की वजह से ही तो लगेगा ना, कि Q1 और Q2 की वजह से कितना लग रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लो। तो अभी हम एक दो बात करेंगे लिमिटेशंस की, कि कब हमारा कूलम ये जो गोजला है ये वैलिड है और कब हमारा गोजला वैलिड नहीं है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि 3D क्लोज सरफेस हो तो उस केस में वैलिड है, सिमेट्रिकल हो उस केस में वैलिड है ना, और एक दो बातें हो रही कि कब हमारा गोजला वैलिड होता है। तो ये सब आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर इतनी बातें समझ आ गई हो तो एक दो हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं ना, कि कब हमारा कूलम जो गोजला है, बार बार पता नहीं कूलम्स क्यों याद आ रहा है मुझे, कि जब हमारा गोजला वैलिड ना हो, है ना, मतलब वैलिड तो हो लेकिन उस केस में फिर यूजफुल नहीं रहेगा ना। फिर इससे अच्छा तो हम जो मैथमेटिकली हम जो यूज करते हैं टर्म उसी को यूज कर लेंगे, ए डी ए कोस थीटा निकाल के, है ना, ऐसे यूज कर लेंगे, क्योंकि उस केस में हमारा डिफिकल्ट बन जाता है गोजला, है ना। किन केस में? देखो कि कब वैलिड हुआ ना, कि पॉइंट्स फॉर गोजला, कि गोजला के लिए कुछ पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो देखो हमारा गोजला वैलिड होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? 3D क्लोज सरफेस हो, है ना। 3D क्लोज सरफेस का मतलब हमारा सरफेस कैसा हो? गॉसियन सरफेस, है ना। कैसा सरफेस हो हमारा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मतलब कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कैसा हो? हमारा सिमेट्रिक हो। कैसा हो? हमारा सिमेट्रिक हो। कैसा हो? हमारा सिमेट्रिक हो, है ना। दूसरी बात की हम बात करें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो भी कैसी हो? हमारी यूनिफॉर्म हो।
शुड बी। सिमेट्रिक बोलो, यूनिफॉर्म बोलो, कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है ना, यूनिफॉर्म। यानी कि कैसी हो, कांस्टेंट। यानी कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो वो कैसे जा रही हो, हमारी कांस्टेंट जा रही हो, मतलब यूनिफॉर्म हो हमारी। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो तब हमारा गॉस लॉ क्या है, वो डिफिकल्ट कर तो लेंगे हम सोल्व, लेकिन मतलब वैलिड, otherwise too it will be valid, लेकिन फिर वो काम का नहीं रह जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इतनी टफ बन जाएगी उससे कि आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यानी कि कैसा हो, यूनिफॉर्म हो और कांस्टेंट हो। तीसरी बात क्या करेंगे हम कि गॉसियन सरफेस मस्ट नोट पास फ्रॉम पॉइंट चार्ज, कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा वहां से पास ना करे। यानी गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास फ्रॉम पॉइंट चार्ज, कि जो हमारा पॉइंट चार्ज रखा हो, मान लो ये यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू चार्ज है ना, यहाँ पे हमारा एक स्फीयर है ना, ये गॉसियन सरफेस है, तो क्यू बाहर हो गया है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस को यहाँ से क्या कर रहे हैं, कट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो गॉसियन सरफेस को ये चार्ज, पॉइंट चार्ज कट ना करे। क्यों? क्योंकि फिर जो हमारा, क्योंकि हमने अभी गॉस लॉ पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि क्यों हमारा क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, ना कि इस गॉसियन सरफेस को बाहर से कट करे। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए कि गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास फ्रॉम पॉइंट चार्ज। लास्ट बात हम क्या करेंगे कि जो थीटा होता है, क्यों? क्योंकि थीटा जब हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं तो उसमें किसके इक्वल आता है, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा, है ना। यानी कि ये जो थीटा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बन रहा है, किस किस के बीच, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बन रहा है। ये कैसा हो, मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, कि जितने भी पॉइंट निकाल रहे हो हम गॉसियन सरफेस पे उन सभी के लिए क्या हो, सेम हो, या तो 0 डिग्री हो, 60 हो, 90 हो, मतलब सभी के लिए हमारा जो थीटा है वो कैसा हो, सेम हो। तो ये हमने गॉस लॉ के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ले कि गॉस लॉ क्या होता है, इसका प्रूफ क्या होता है गॉस लॉ का, है ना, क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, कब कब वैलिड होता है ये हमारा, कब वैलिड नहीं होता, मतलब अगर सिमेट्रिक नहीं, वैलिड तो होगा लेकिन फिर यूजफुल नहीं रह जाएगा, वो टफ पड़ जाएगा, है ना। इससे अच्छा तो फिर हम मैथमेटिकली सोल्व कर ले, है ना। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा हमने पढ़ा कि डाइपोल हो उस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है ना। जब हमारा क्यू जो चार्ज है वो आउटसाइड रखा हो 3D क्लोज सरफेस के, तो उस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना निकल के आ रहा था, 0 निकल के आ रहा था। तो ये कुछ एक बातें, इंपॉर्टेंट बातें थी गॉस लॉ के बारे में। अपकमिंग लेक्चर हमारा गॉस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है ऑफ कोर्स उसी पे बेस्ड होने वाला है ना। उसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए क्या होने वाला है ना। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। फिर स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे हम, सॉरी सेल जो होती है हमारी, है ना, अलग अलग उनके केसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है पोटेंशियल के बारे में, ना, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में, उसको स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।